Hello students, myself Ravindra Kumar, Assistant Professor of Political Science, presently working at Government College for Women, Ambala City. Today we'll discuss the topic party system in India और बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि भारत में जिस तरह की दलीय व्यवस्था है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में बहुत ही जो जरूरी फैक्ट है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को शासन के कार्यों में भागीदार बनाना है। यही प्रजातंत्रीय व्यवस्था की जो है वो खूबी होती है। क्योंकि भारत में हमने प्रजातंत्र को अपनाया है, यानी प्रजातांत्रिक तरीके से जो है सरकार चलेगी, इस व्यवस्था को हमने अपनाया है। और प्रजातंत्र से अब हमारा अभिप्राय भी यही है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो सहभागिता है वो सरकार में सुनिश्चित की जाए। तो जब विश्व में कोई भी बड़ा प्रजातांत्रिक देश होता है तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है शासन और प्रशासन के कार्यों में सहभागी बना दिया जाए। तो शासन में सभी को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए या सभी की सहभागिता शासन में सुनिश्चित करने के लिए एक ही तरीका जो है वो बचता है और वो होता है प्रतिनिधित्व का तरीका। तो जब हम प्रजातंत्र में प्रतिनिधित्व को अपनाते हैं तो उस प्रजातंत्र को प्रतिनिधि प्रजातंत्र कहा जाता है। इसके अलावा प्रतिनिधियों का जो चुनाव है वो लोगों के द्वारा किया जाता है और लोगों के द्वारा जो है चुनाव किया जाता है और लोगों के द्वारा अपने मत का प्रयोग करके जो है चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित की जाती है ताकि उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके प्रतिनिधि आगे चलकर सरकार में जो है भाग लें और सरकार में शामिल हों। तो एक तरह से भारत को एक प्रतिनिधि प्रजातंत्र के रूप में जो है मान्यता दी गई है। वहीं प्रतिनिधि प्रजातंत्र की ये भी विशेषता है कि जिन देशों में प्रतिनिधि प्रजातंत्र को अपनाया जाएगा वहां पे संसदीय व्यवस्था को भी अपनाया जाएगा, क्योंकि प्रतिनिधियों के लिए एक मंच का होना बहुत जरूरी है जहां पर वो डिस्कशन करेंगे, जहां पर वो पॉलिसी फ्रेम करेंगे, जहां पे डिसीजन मेकिंग का कार्य होगा, जहां पे लॉ मेकिंग का कार्य होगा, जहां पे सभी नीतियां और जो है कार्यक्रमों का डिसाइड किया जाएगा कि कौन से कार्यक्रम देश में चलाने हैं। तो प्रतिनिधि प्रजातंत्र के साथ साथ संसदीय व्यवस्था को भी जो है प्रजातांत्रिक देशों में जो है अपनाया जाता है ताकि प्रतिनिधि लोकतंत्र के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को संसद में बिठाकर जो है चर्चा परिचर्चा की जा सके। तो हमारी जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और क्योंकि सभी लोगों को प्रजातंत्र में शामिल नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रतिनिधि प्रजातंत्र को का सहारा लिया गया है। और प्रतिनिधि प्रजातंत्र के लिए क्योंकि संसद की व्यवस्था होनी जरूरी है जहां पे प्रतिनिधि लोगों के जाकर बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, इसलिए भारत में संसदीय व्यवस्था को भी अपनाया गया है, यानी संसद का भी जो है वो निर्माण भारत में किया जाता है। संसद के दोनों सदनों का जो है निर्माण लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा जो है वो किया जाता है। तो मोटे तौर पर समझने वाली बात यही है कि भारत में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है और भारत में जो है प्रतिनिधि प्रजातंत्रीय प्रणाली है और भारत में संसदीय जो है प्रजातंत्र की स्थापना भारतीय संविधान द्वारा की गई है। और जब भारत में प्रतिनिधि प्रजातंत्र की व्यवस्था होगी, जब भारत में जो है संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना होगी, जब भारत में लोकतंत्र की स्थापना होगी, तो इसके लिए चुनावों का होना लाजमी हो जाएगा, क्योंकि लोग अपने मतदान का प्रयोग कर कर ही संसद का निर्माण करेंगे, अपने प्रतिनिधियों का निर्माण करेंगे और संसदीय लोकतंत्र को चलाने के लिए प्रजातंत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि तभी वो एक तरह से प्रजातंत्र कहलाएगा।
परंतु ये बेसिक बातें थी जो दलीय व्यवस्था को शुरू करने से पहले आप लोगों को बतानी जरूरी थी। अब बात करते हैं दलीय व्यवस्था की। अब क्योंकि हमने ये देख लिया कि प्रतिनिधि प्रजातंत्र और सहभागी प्रजातंत्र या संसदीय प्रजातंत्र में लोगों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। अब जहां चुनाव होंगे वहां जो है जब चुनाव की व्यवस्था हमें जब अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तो चुनाव होने के लिए राजनीतिक दलों का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में जो है सक्षम नहीं है कि वो अकेला चुनाव लड़ लेगा। तो चुनाव लड़ने के लिए उसको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, उसको एक स्ट्रक्चर फ्रेम करना पड़ेगा, उसको एक संघ या समुदाय बनाना पड़ेगा। तो इसी संघ या समुदाय को इसी जो है ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से हम पार्टी सिस्टम कहते हैं, या पार्टी की फॉर्मेशन कहते हैं, या राजनीतिक दल का नाम हम इस व्यवस्था को दे सकते हैं। तो राजनीतिक दल जो है वो किसी भी प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के लिए बहुत ही अहम हो जाते हैं। अब यदि हम पूरे विश्व के राजनीतिक दलों का अध्ययन करें, पूरे विश्व में इस प्रकार का हम एक आकलन करें कि किस प्रकार के राजनीतिक दल जो हैं वो विश्व के अन्य देशों में या भारत में प्रचलित हैं, तो हम पाते हैं कि कई प्रकार की दलीय व्यवस्था जो है पूरे विश्व में देखने को मिलती है। इसमें एक दलीय व्यवस्था है, द्विदलीय व्यवस्था है और बहुदलीय व्यवस्था है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है, अब हम स्पेसिफिक हो जाते हैं, भारत की दलीय व्यवस्था के ऊपर हम नज़र डालते हैं, तो हम पाते हैं कि भारत में एक दलीय व्यवस्था नहीं है, द्विदलीय व्यवस्था भी नहीं है, और बहुदलीय व्यवस्था भारत में हालांकि प्रचलित है, परंतु भारतीय संविधान में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि भारत में जो है बहुदलीय व्यवस्था होगी या मल्टी पार्टी सिस्टम भारत में प्रचलित होगा। ऐसा संविधान में कहीं भी लिखा नहीं है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने ये बात भारत के लोकतंत्र के भविष्य के ऊपर एक तरह से छोड़ दी थी कि जिस प्रकार की जो है व्यवस्था भारत में पनपना चाहे वो पनप सकती थी, लेकिन संवैधानिक रूप में जो है कोई विशेष ऐसा प्रबंध नहीं था कि कौन सी प्रकार की दलीय व्यवस्था होगी। परंतु भारतीय संविधान में कुछ एक ऐसे संकेत जरूर मिलते हैं कि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम यानी बहुदलीय व्यवस्था जो है वो पनप सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं भारतीय लोगों को, उसमें एक स्वतंत्रता ये भी है कि भारत का कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह समुदाय या संघ बना सकता है। ही और शी कैन फॉर्म एसोसिएशंस, वेदर इट इज पॉलिटिकल एसोसिएशंस और रिलीजियस एसोसिएशन एंड सो ऑन। किसी भी प्रकार की जो है वो संस्था, किसी भी प्रकार का वो संगठन या किसी भी प्रकार की एक तरह से वो समुदाय का गठन जो है वो कर सकता है। तो इसी जो है मौलिक अधिकार का फायदा उठाकर राजनीतिक दल जो है भारत में अस्तित्व में आए हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में पॉलिटिकल पार्टीज शब्द का भी प्रयोग किया गया है, जहां से भी हमें ये एक संकेत मिलता है कि भारतीय संविधान में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम हो सकता है। इसके अलावा जो है 1985 में यानी 1985 में भारतीय संविधान में एक संशोधन होता है जिसको 52nd संशोधन के नाम से जाना जाता है। उसमें एक व्यवस्था की गई थी कि भारत में जो है कोई भी व्यक्ति या कोई भी जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि एक दल से दूसरे दल में शामिल नहीं होगा। यानी जब बहुदलीय व्यवस्था होगी तभी ये जो है संशोधन लागू हो पाएगा कि कोई भी व्यक्ति एक दल से दूसरे दल में जो है वो शामिल नहीं होगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि 85वें संशोधन के द्वारा 52वें संशोधन के द्वारा 1985 में जो है भारतीय संविधान में ये बात इंक्लूड की गई थी कि भारत में दल बदल जो है वो गैर कानूनी होगा। यानी कोई भी व्यक्ति एक दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल नहीं होगा। उसकी टर्म एंड कंडीशन जो है इस कानून में पूरी जो है वो लिखी गई थी। तो यहाँ से भी हमें अंदाजा मिलता है
कि बहुदलीय व्यवस्था है तभी ये कानून भारत को पारित करने की आवश्यकता पड़ी है। तो अब स्पेसिफिकली हम बात करते हैं दलीय व्यवस्था की विशेषताओं की। यदि भारत की दलीय व्यवस्था को और जो है पॉइंट्स के रूप में समझने का प्रयास किया जाए कि भारत की दलीय व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो पॉइंट वाइज हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो कंस्टेंटली चेंजिंग नेचर, निरंतर बदलता हुआ स्वरूप। यानी भारत में दलीय व्यवस्था का स्वरूप जो है वो निरंतर बदलता गया है, वो उसमें विकास हुआ है, वो विकसित होता चला गया है। क्योंकि ऐसी कोई संवैधानिक, जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, कोई ऐसी संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी भारत में कि एक ही दलीय प्रणाली होगी या द्विदलीय प्रणाली होगी या फिर बहुदलीय प्रणाली होगी। भारत में राजनीतिक रूप से जो दलीय व्यवस्था एमर्ज हुई है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो विकसित हुई है, वो उसका विकास हुआ है, वो थोपी नहीं गई है भारतीय प्रजातंत्र में, वो ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे उसका विकास जो है वो हुआ है। तो इसी कारण से जो हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो निरंतर बदलती रही है, उसका स्वरूप बदलता रहा है। वो सिंगल पार्टी डोमिनेंस भी रहा है, वो जो है दो पार्टियों का डोमिनेंस भी रहा है और बहुत सारी पार्टियों का डोमिनेंस भी रहा है। जब भारत आज़ाद हुआ और भारत में पहली बार इलेक्शन हुए 1952 में, तो एक ही दल था जो है सिंगल पॉलिटिकल पार्टी थी, जो केंद्र और राज्यों में लगभग सभी राज्यों में और केंद्र समेत जो है सरकार उसी की बनती थी। तो उस व्यवस्था को प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक रजनी कोठारी ने कहा है कि कांग्रेस प्रभुत्व पार्टी सिस्टम, यानी कांग्रेस के प्रभुत्व वाला पार्टी सिस्टम, यानी सिंगल पार्टी डोमिनेंस सिस्टम। क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी थी जो सबसे पहले भारत में जो है उत्पन्न हुई और जिसने केंद्र और राज्यों में लंबे समय तक जो है शासन चलाया। उसके बाद यदि हम बात करें तो 1967 तक केंद्र और राज्यों में दोनों जगह जो है कांग्रेस पार्टी की ही सरकारें बनती थी। लेकिन 1967 के बाद जो है एक शिफ्ट पार्टी सिस्टम में आती है, रीजनल पार्टीज आ जाती हैं और राज्यों में जो है कुछ एक रीजनल पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती हैं। तो कांग्रेस का जो सपोर्ट बेस था या कांग्रेस के प्रधानता का जो सिस्टम था कि केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस की सरकार बनती थी, वो धीरे धीरे उसका डाउनफॉल होना शुरू हो गया। अब राज्यों में जो है दूसरे दलों की सरकारें भी जो है वो अस्तित्व में आने लग गई। इसी तरह से यदि हम 1971 की बात करें या 1977 की बात करें या 84 की बात करें, तो 84 से पहले जितने भी इलेक्शन हुए उसमें जो है कांग्रेस को सीधे सीधे जो है वो बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि 1967 तक तो कांग्रेस को बहुमत प्राप्त होता रहा, लेकिन 1967 के बाद 1971 में और 1977 में बहुत सारे अन्य दलों ने मिलकर जो है गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। और इमरजेंसी के बाद भारत में, जैसा कि हम सब जानते हैं, 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उस दौरान जो है कांग्रेस की सरकार का सुपड़ा भारतीय राजनीति से साफ हो गया था और बहुत सारे अन्य दलों ने मिलकर कांग्रेस को जो है मात दे दी थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो केंद्र में टूट गई थी। और मतलब वो लगातार केंद्र सरकार जो है वो कांग्रेस की ही बनती आ रही थी। वो जो एक तरह से सिस्टम था वो एक तरह से नष्ट हो गया था 1977 में। और उसके बाद फिर 84 में दोबारा से जो है कांग्रेस रिवाइव हुई। 85 में फिर से कांग्रेस की मेजोरिटी जो है वो केंद्र सरकार में आई, मेजोरिटी के रूप में उसने, मतलब मेजोरिटी ऑफ सीट्स जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जीती। तो ये दोबारा से एक नया रिशफलिंग था कि कांग्रेस पार्टी दोबारा से उसकी प्रधानता या प्रभुत्व दोबारा से बन गया 1984 में। लेकिन उसके बाद फिर 1984 के बाद के जो इलेक्शन हुए
उनमें फिर से कांग्रेस का जो ग्राफ है वो गिरता चला गया और दूसरी अन्य पार्टियों का जो प्रभाव है वो केंद्र की राजनीति में और राज्यों की राजनीति में बढ़ता चला गया। तो ये पहला पॉइंट इसी प्रकार से हम डिस्कस कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की प्रधानता से लेकर कांग्रेस पार्टी के डेक्लिन तक, कांग्रेस पार्टी के एक तरह से कांग्रेस पार्टी की डेक्लिन यानी कांग्रेस पार्टी का जो प्रभुत्व था उसको वो बहुत कम भी हो गया। एक समय ऐसा भी आया, तो निरंतर बदलता रहा पार्टी सिस्टम का स्वरूप भारत की राजनीति में। तो ये इसी बात से साबित होता है कि कभी कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, फिर दूसरी पार्टियां आ गई, जैसा कि मैंने अभी पीछे कुछ एग्जाम्पल भी दिए कि 77 में दूसरे दलों ने मिलकर कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया और दूसरे दलों की सरकार जो है वो केंद्र में बनी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लगातार निरंतर बदलता हुआ स्वरूप रहा, सिंगल पार्टी डोमिनेंस से लेकर मल्टी पार्टी जो है डोमिनेंस की तरफ भारतीय जो है पार्टी व्यवस्था जो है वो बढ़ी। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट है स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था का अभाव। जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रहा था कि भारतीय दलीय व्यवस्था की ये भी विशेषता है कि भारतीय संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा कि भारत में किस प्रकार की पार्टी सिस्टम जो है अपनाया जाएगा। सिंगल पार्टी सिस्टम अपनाया जाएगा, बाइपोलर पार्टी सिस्टम यानी द्विदलीय व्यवस्था अपनाई जाएगी या बहुदलीय अपनाई जाएगी। परंतु भारत में जो प्रचलित राजनीतिक संस्कृति है उसके अनुसार भारत में जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम को यानी बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो ये भी भारतीय जो है संविधान की विशेषता है कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में जो है कई प्रकार के राजनीतिक दल हो सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल और राज्य स्तर के राजनीतिक दल और कुछ ऐसे राजनीतिक दल जो चुनाव आयोग के पास केवल रजिस्टर्ड हैं या रिकग्नाइज्ड हैं, परंतु उनकी जो रिकग्निशन है वो राष्ट्रीय स्तर की नहीं है या फिर वो राज्य स्तर की रिकग्निशन नहीं है, उनका सिर्फ पंजीकरण है एक तरह से चुनाव आयोग के पास। तो हम एक एक करके ये तीनों प्रकार की जो है पार्टियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत में चुनाव आयोग ने भारतीय दलों को तीन प्रकार की मान्यता जो है वो दी है। एक तो वो राजनीतिक दल हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल कहा जाएगा और उसके लिए कंडीशन ये है कि जो राजनीतिक दल 4 से अधिक राज्यों में 6% मत प्राप्त करते हैं, यानी 4 से अधिक राज्यों के कुल मतों का 6% अगर वो प्राप्त कर लेते हैं तो उनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाएगा। और या फिर दूसरी जो कंडीशन है राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने की वो है कि यदि कोई राजनीतिक दल 3 से अधिक राज्यों में 4 एमपी बनाने में कामयाब हो जाता है, यानी 4 सांसद या 4 सीटें जीतने में यदि कोई दल कामयाब हो जाता है, वो 3 से ज्यादा राज्यों में, एक राज्य में नहीं 3 से ज्यादा राज्यों में कुल 4 सीट जीत जाता है लोकसभा की, तो उस दल को भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल घोषित किया जाता है। इसके अलावा यदि कोई राजनीतिक दल कुल लोकसभा के स्थानों का 2% भाग जीत ले, यानी फॉर एग्जाम्पल यदि लोकसभा की कुल सीटें 100 हैं, तो यदि कोई राजनीतिक दल पूरे भारत में से 2% यानी 100 में से 2 सीटें जीत के आ जाए तो उस राजनीतिक दल को भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया जा सकता है। नंबर 1 बात। और नंबर 2 बात, भारत का चुनाव आयोग जो है वो किसी राजनीतिक दल को दूसरी रिकग्निशन क्या देता है, दूसरी जो है मान्यता क्या देता है, वो है राज्य स्तर का राजनीतिक दल। राज्य स्तर के राजनीतिक दल के लिए किसी भी राजनीतिक दल का उस राज्य या संबंधित राज्य के कुल मतों का 6%
मत प्राप्त करना अनिवार्य है। यानी जिस राज्य में वो राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहा है उस राज्य में उसको राज्य स्तर का राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए उसे उस राज्य की विधानसभा के कुल मतों का 6% मत प्राप्त करना अनिवार्य है। या फिर दूसरी कंडीशन है कि वो उसी राज्य में जिस राज्य का वो राजनीतिक दल बनना चाहता है उस राज्य के कुल सीटों का जो है 3% वो जीत जाए। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल यदि किसी राज्य में 100 विधानसभा की सीटें हैं तो अगेन एग्जाम्पल वही है कि अगर वो 3 सीटें 100 में से 3 सीटें विधानसभा की वो जीत जाता है तो उसे उस राज्य का जो है राज्य स्तर का राजनीतिक दल घोषित कर दिया जाता है। इसके अलावा जो है कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी हैं जो जिनको मान्यता केंद्र जो है वो राष्ट्रीय स्तर की मान्यता या राज्य स्तर की मान्यता तो नहीं दी जाती, परंतु वो राजनीतिक दल जो है रजिस्टर्ड जरूर हो सकते हैं चुनाव आयोग के पास। उनको रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी कहा जाएगा, पंजीकृत पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कहा जाएगा और वो पंजीकृत होकर चुनाव लड़ सकती हैं। और जो चौथा जो एक और हम बात कर सकते हैं कि बिना किसी पार्टी के भी भारत में कोई भी व्यक्ति जो है वो चुनाव लड़ सकता है। उसको किसी राजनीतिक दल बनाने की जरूरत नहीं है, वो स्वतंत्र रहकर भी चुनाव लड़ सकता है। उसे किसी पार्टी बनाने की या संघ या समुदाय बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। ये भी भारतीय दलीय व्यवस्था की जो है वो विशेषता कहा जा सकता है। फिर है जो अन्य विशेषता दलीय व्यवस्था की हम जो है डिस्कस कर सकते हैं वो है गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल। तो जैसा कि ऊपर वाले पॉइंट में हमने देखा कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए क्या कंडीशन है और राज्य स्तर के राजनीतिक दल बनने के लिए क्या कंडीशन है, इसी तरह से कुछ राजनीतिक दल ऐसे भी होते हैं जिनको जो है किसी भी प्रकार की मान्यता जो है वो चुनाव आयोग द्वारा नहीं दी जाती, परंतु उनको पंजीकृत जरूर किया जाता है। हालांकि वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने की शर्तें पूरा नहीं करते या फिर वो राज्य स्तर के राजनीतिक दल बनने की शर्तें पूरी नहीं करते, परंतु फिर भी उनको रजिस्टर जरूर किया जा सकता है चुनाव आयोग के पास और वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। ये भी भारतीय चुनावी व्यवस्था की या भारतीय दलीय व्यवस्था की एक अन्य विशेषता है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि राजनीतिक दलों का पंजीकृत होना जरूरी है। कोई भी राजनीतिक दल जो किसी एक बैनर के नीचे चुनाव लड़ना चाहता है और बहुत सारी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है तो ऐसा नहीं है। हालांकि कोई भी व्यक्ति इंडिपेंडेंट तो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन यदि एक ही कोई ऑर्गेनाइजेशन, एक ही कोई संस्था कई सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो उसको अपने आप को चुनाव आयोग के पास, उस संस्था को, उस दल को चुनाव आयोग के पास जो है पंजीकृत अपने आप को करवाना जरूरी है, अन्यथा वो ज्यादा सीटों पे चुनाव नहीं लड़ सकता। ये भी भारतीय दलीय व्यवस्था की जो है एक तरह से विशेषता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो विशेषता है भारतीय दलीय व्यवस्था की वो ये है कि भारत में जो है दलों के आपस में या दलों के बीच लोकतंत्र की कमी है। वैसे तो जो है भारत में जो है लोकतंत्र को अपनाया गया है, लोकतंत्र की व्यवस्था है, लोकतंत्र के अनुसार ही चुनाव होते हैं, लोकतंत्र के अनुसार ही पार्टियों का गठन होता है और पार्टियों को जो है पार्टियों को राज्य या राष्ट्र स्तर का दर्जा मिलता है। लेकिन भारत की दलीय व्यवस्था की ये आप खूबी कहें या ये एक तरह से विडंबना कहें कि कोई भी राजनीतिक दल होता है उसमें इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं होती, यानी पार्टी के बीच में पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं होता। और इससे अभिप्राय ये है कि हाई कमांड की चलती है, पार्टी के जो उच्च वर्ग हैं या पार्टी के जो बड़े नेता हैं या पार्टी में जो विभिन्न संगठनात्मक पदों पर, जो ऊंचे संगठनात्मक पदों पर किसी पार्टी में कार्य करते हैं लोग, या किसी पार्टी का जो अध्यक्ष होता है, केवल उसकी चलती है, सभी लोगों को सुना नहीं जाता। ये भी भारतीय दलीय व्यवस्था की अन्य विशेषता है।
इसके अलावा दलों के बीच गुटबंदी यानी भीतरी गुटबंदी, ये भी भारतीय दलों की अन्य भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषता है कि चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, उनके दलों के अंदर गुटबंदी होती है, नेता अपने आप को गुटों में बांट लेते हैं। ये जैसे यदि हम हरियाणा की बात करें और कांग्रेस का एग्जाम्पल लें तो जो है पिछले दिनों जो है ये देखने में आया 2019 में कि अशोक तंवर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों कांग्रेस के नेता थे, लेकिन एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ एक नेताओं को अपने साथ लगा रखा था, एक अपना गुट बना रखा था कांग्रेस के अंदर, और इसी तरह से जो है अशोक तंवर जी जो तत्कालीन जो है अध्यक्ष थे कांग्रेस के हरियाणा इकाई के, वो कुछ उनके पैरेलल अलग संगठन जो है वो खड़ा था। तो गुटबंदी थी दोनों नेताओं में, पार्टी की प्रधानता के का प्रश्न था कि कौन पार्टी का प्रधान होगा और किसकी पार्टी में ज़्यादा चलेगी। तो गुटबंदी कांग्रेस पार्टी का जो है बहुत बड़ी एक तरह से विडंबना रही है कि प्रत्येक राज्य में कांग्रेस के अंदर ही यानी पार्टी के अंदर ही गुटबंदी रही है। ये भी भारतीय दलीय व्यवस्था की एक तरह से विशेषता कही जा सकती है। इसके अलावा भारत में जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये भी भारतीय दलीय व्यवस्था की जो है विशेषता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 1967 तक एक टाइम था कि कांग्रेस की ही सरकार केंद्र और राज्यों में बनती थी। कांग्रेस डोमिनेंस पार्टी सिस्टम था, यानी कांग्रेस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था उस व्यवस्था को। जैसे कि रजनी कोठारी एक विद्वान ने कहा कि ये कांग्रेस सिस्टम है, क्योंकि केंद्र में भी और राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार बनती है, तो उसको कांग्रेस सिस्टम कहा गया। लेकिन धीरे धीरे 1967 के बाद राज्यों में अन्य दलों का उभरना शुरू हो गया, और 1980 तक आते आते और 1990 तक आते आते अनेक राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय मान्यता के जो थे वो भारत में आ गए। जैसे जैसे हम बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में डीएमके है, एआईडीएमके है, पंजाब में अकाली दल है, हरियाणा में आईएनएलडी है, और इसी तरह से जो है यूपी में राष्ट्रीय जनता दल है, इसी तरह से बिहार में आरजेडी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, इसी इसी तरह से जो है जो है यदि हम बात करें असम गण परिषद है, असम की पार्टी जो अस्तित्व में आई। इसी प्रकार मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट है, ये पार्टी अस्तित्व में आई। तो धीरे धीरे जो है पूरे देश में इस प्रकार से जो है पार्टियां बनती चली गई। रीजनल पार्टियां जो हैं वो हर राज्य में अलग अलग एक एक दो दो तीन तीन रीजनल पार्टियां जो हैं हर राज्य में वो टाइम के साथ साथ बनती चली गई। ये भी भारतीय जो है दलीय व्यवस्था की बहुत बड़ी जो है विशेषता है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। यदि हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी की पार्टी है, जयललिता की पार्टी है, जो तमिलनाडु में जो है सामने आई थी। इसी तरह से जो है अन्य राज्यों में ऐसा कोई राज्य नहीं है, मतलब जिसमें किसी ना किसी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का जो है गठन ना हुआ हो या ना बन के सामने आई हो। तो ये भी भारतीय दलीय व्यवस्था की बहुत बड़ी विशेषता है कि लगातार रीजनल पार्टीज ने, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने अपना प्रभाव राज्यों में जो है समय समय पर जो है वो दिखाया है। इसके अलावा हम बात करते हैं केंद्र में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की सहभागिता का अंत। यानी एक टाइम ऐसा आया कि केंद्र में जो है विभिन्न राजनीतिक दल जो क्षेत्रीय स्तर के थे उनका जो है प्रभुत्व जो है वो बढ़ता चला गया। जैसे कि अगर हम बात करें 1977 के इलेक्शंस की, हम बात करें 1996 के चुनावों की, हम बात करें 1999 के चुनावों की, हम बात करें 19 जो है 1990
सेवन की 1997 की बात करें तो ये सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं इन सालों में जो चुनाव हुए, किसी एक पार्टी को जो है बहुमत की प्राप्ति नहीं हुई और गठबंधन की सरकारें बनी। और इसमें हमने देखा कि रीजनल पार्टीज का जो है रोल वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया केंद्र सरकार को बनाने में। केंद्र सरकार में मतलब गठबंधन की राजनीति, एक नया जो कॉन्सेप्ट आया गठबंधन की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ अलायंसेस जो है वो भारतीय दलीय व्यवस्था में नया एक तरह से सिस्टम उभर के आया कि गठबंधन करके सरकार बनानी है। तो ये सारे इन सारे सालों में गठबंधन करके विभिन्न दलों ने सरकार बनाई। तो ये भी भारतीय जो है दलीय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। उसके बाद एक दल का प्रभुत्व दोबारा से देखने को मिला 2014 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में। जो इलेक्शन 2014 में हुए और जो इलेक्शन 2019 में हुए, तो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत जो है वो प्राप्त हुआ। हालांकि बीजेपी 2014 में भी और 2019 में भी विभिन्न अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उसको साथ मिला, उसका गठबंधन रहा दोनों सालों में सरकारें बनाने में, यानी दोनों टर्म में। एक तरह से 2014 में भी 2019 में भी अन्य दलों का भी साथ एनडीए के रूप में जो है बीजेपी को रहा। परंतु बीजेपी एक तरह से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर के आई और कांग्रेस पार्टी का काफ़ी डेक्लिन हुआ। कांग्रेस पार्टी को बहुत क्षति हुई राजनीतिक तौर पर, और बीजेपी को बहुत जो है बड़ा फायदा हुआ 2014 और 2019 के इलेक्शन में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक करिश्मेटिक लीडरशिप में जो है वो चुनाव हुए और जनता ने पूर्ण बहुमत से बीजेपी को जिताया। तो ये एक तरह से नया ट्रेंड भारतीय दलीय व्यवस्था में दोबारा से हुआ कि जिस प्रकार कांग्रेस डोमिनेंस जो है 1967 से पहले था, वही डोमिनेंस चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया 2000 जो है 14 में, और 2019 में वो शिफ्ट हो गया बीजेपी के पास, और बीजेपी जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है उभर कर सामने आई। ये भी भारतीय दलीय व्यवस्था की बहुत बड़ी जो है वो विशेषता है। तो इस तरह से हमने कई प्रकार की विशेषताएं भारत में देखी। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं दल बदल पर रोक की। दल बदल पर रोक जो है 1985 में जो है, क्योंकि दल बदल की व्यवस्था जो है भारत में प्रचलित हो चुकी थी, व्यक्ति एक दल बदल कर दूसरे दल में चले जाते थे। परंतु 1985 में 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में ये कानून बनाया गया कि यदि कोई भी व्यक्ति, जिसको बाद में जो है संशोधित भी किया गया इस कानून को, और इसके अनुसार ये निश्चित किया गया कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना दल छोड़ के दूसरे दल में शामिल नहीं होगा, उस पे एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और उसकी सदस्यता जो है वो खत्म समझी जाएगी यदि वो इस प्रकार का कार्य करता है। परंतु उसके बाद हमने देखा कि दल बदल का नया स्वरूप हमारे सामने आया इलेक्शन से ऐन पहले जो है, क्योंकि वो अपनी सदस्यता भी बचाए रखते थे राजनेता, और जब चुनाव होते थे चुनावों से ऐन पहले वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं और दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर लेते हैं। ये भी भारतीय जो है दलीय व्यवस्था की बहुत बड़ी विशेषता जो है वो बनता जा रहा है। तो ये कुछ एक भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताएं थी जो हमने डिस्कस की। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन बन सकता है वो यही आ सकता है पेपर में कि भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें, या किस प्रकार से भारतीय दलीय व्यवस्था लगातार जो है वो चेंज होती जा रही है उसका वर्णन करें, या अपने इस बारे में विचार रखें कि किस प्रकार की दलीय व्यवस्था भारत में है और भारतीय दलीय व्यवस्था की प्रकृति क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।